Hello students, I hope you all are well. In this video we are going to start first chapter of class 10th mathematics and this is real numbers. ठीक है, और real numbers का जो चैप्टर है आपके 9th क्लास में भी नंबर सिस्टम से फर्स्ट चैप्टर है जिसमें आपको रियल नंबर्स के बारे में काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेनेशन किया गया है और आपको वहाँ पर प्लेलिस्ट में क्लास 9th के फर्स्ट चैप्टर की वीडियो मिल जाएगी. ओके, सो स्टूडेंट्स शुरू करेंगे क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर. दिस इज रियल नंबर्स एंड इसका जो फर्स्ट टॉपिक है दिस इज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा. यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम फॉर्म पे भी लिखा हुआ मिल सकता है, ठीक है ना. ठीक है, तो इन चीज़ों से आपको कंफ्यूजन में नहीं पड़ना है. दिस इज नथिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा या फिर बोलो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम, ये दोनों एक ही चीज़ें हैं. ठीक है, लगभग एक ही चीज़ें हैं. क्यों ऐसा बोला गया, देखिए सबसे पहले हम समझेंगे एल्गोरिदम क्या होता है. एल्गोरिदम वो चीज़ें हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम गिवन है, ठीक है ना, आपको कोई प्रॉब्लम दी गई है और आपके पास उसको सॉल्व करने के स्टेप्स पहले से हैं. ठीक है, वेल डिफाइंड स्टेप्स यूज्ड टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम इज कॉल्ड एल्गोरिदम. ठीक है, और लेमा की अगर बात की जाए तो लेमा क्या होता है, सेल्फ प्रूवन स्टेटमेंट होती है. वो पहले से प्रूवन एक स्टेटमेंट होगी जिस स्टेटमेंट का यूज़ हम दूसरी चीज़ को प्रूफ करने के लिए करते हैं. ठीक है, तो अगर एल्गोरिदम का एग्जांपल देखें, हमने क्या बोला, एल्गोरिदम ऐसे स्टेप्स होते हैं किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो कि वेल डिफाइंड होते हैं या पहले से डिफाइंड होते हैं. अगर आपको बोला जाए 6 को डिवाइड करना है 3 से, ठीक है ना, तो देखिए अगर ऐसा क्वेश्चन है यानी प्रॉब्लम क्या है, 6 को डिवाइड करना है 3 से, प्रॉब्लम हमारी ये है ना. अब इसके लिए एल्गोरिदम क्या है, हम सबको पता है कि हमने 3 से ऐसे इसको डिवाइड करना है और 3 2 जा 6 होना है, फिर हमने माइनस करना है, देन 0 आंसर आना है. यानी पहले हमने 3 की टेबल 6 पे पढ़ी, 2 जा गया, फिर जितनी नंबर आई उसको हमने माइनस किया. तो ये थे स्टेप्स जो कि वेल डिफाइंड या फिर आप बोल सकते हैं कि जो पहले से प्लान है कि हमें ऐसा ही करना है. ठीक है ना, तो ये हो गया एल्गोरिदम. ठीक है, और अगर लेमा की बात करें तो लेमा क्या होता है, पहले से प्रूवन कोई भी स्टेटमेंट जिसका हम यूज़ करते हैं दूसरी स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए. तो अगर बात की जाए आपको पाइथागोरस थ्योरम है ना, पाइथागोरस थ्योरम एक ऐसी थ्योरम है जो कि प्रूव्ड है ना, पहले से प्रूव है. और अगर आपको ज्योमेट्री में बोला जाए जैसे ट्रायंगल का एरिया निकालना है या फिर कोई और चीज़ें हैं जिनको कि आपको पाइथागोरस का यूज़ करते हुए प्रूफ करना है, तो ये बात हो गई लेमा. ठीक है, ये काइंड हो गया एक तरीके से लेमा का, जो कि हमने पहले से प्रूवन जो चीज़ें थी उसका यूज़ किया टू प्रूव अनदर थिंग. ठीक है, और कहीं कहीं पर आपको यूक्लिड्स डिवीज़न थ्योरम भी लिखा हुआ मिल सकता है. ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें सिमिलर हैं, आपको इससे कंफ्यूजन में नहीं पड़ना है. ठीक है, अब बात आती है डिवीज़न क्या है. ठीक है, अब डिवीज़न की अगर बात करें तो डिवीज़न हमने देख लिया कि डिवीज़न इस तरीके से होता है. देखिए यूक्लिड की अगर बात करें तो यूक्लिड वो मैथमेटिशियन है जिन्होंने हमको यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा या फिर यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिदम दिया. ठीक है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा या एल्गोरिदम. अब बात आई कि इसका काम क्या है, इसका काम है HCF निकालने का. कौन सा काम है, HCF निकालने का. और HCF निकालना तो हमने पहले भी सीखा हुआ है ना, पहले भी सीखा हुआ है. अगेन यूक्लिड ने एक और एल्गोरिदम दिया, उससे भी हम HCF ही निकालते हैं. अब जो इनका एल्गोरिदम था इससे बड़ी बड़ी नंबर्स का HCF निकालने में आसानी होती है. ठीक है, तो जब इनकी मेथड से हम HCF निकालते हैं तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं डिवीज़न मेथड. ठीक है, लॉन्ग डिवीज़न मेथड बोल सकते हैं उसको. तो उससे HCF निकालना काफ़ी ईजी हो जाता है चाहे वो कितनी ही बड़ी नंबर हो. अदरवाइज जैसे अगर हम छोटी नंबर की बात करें, सपोज 12 and 8, ठीक है, आपको इसका HCF निकालना है तो आप कैसे निकालते हैं बेटा, 12 का या तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं, है ना, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, इसके फैक्टर्स आ गए 2 2 and 3, है ना. अगर 8 की बात करें तो इसके फैक्टर्स आ गए 2 4 जा 8, दिस इज 2 2 जा 2, 2 1 जा 2, यानी इसके फैक्टर्स हमें मिल गए 2 2 and 2, यही मिले ना. HCF का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. ठीक है ना, इसमें 2 कॉमन है और इसके साथ यहाँ 2 कॉमन, दिस इज़ 2, दिस इज़ 2. इसका मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या बन गया इसके लिए, 2 × 2, दिस इज़ 4. यानी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इन दोनों का HCF हमें मिल गया 4. ठीक है, अगर हम बात करें इसके फैक्टराइजेशन की, फैक्टराइजेशन वाली मेथड से करें तो 12 के फैक्टर क्या होते हैं बेटा, 1 2 3 4 6 और 12.
है ना। ये हो गए 12 के फैक्टर्स। अगर बात करें 8 के फैक्टर्स की तो दिस इज 1 2 4 एंड 8 इटसेल्फ, है ना। तो अब इन दोनों नंबर्स को देखें तो इन दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है। देखिए कॉमन भी होना चाहिए और वो हाईएस्ट भी होना चाहिए। कॉमन तो देखो 1 1 भी है, 2 2 भी है एंड 4 4 भी है। तो हाईएस्ट कौन सा है 4। इसका मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 4, यानी हमने इन दोनों मेथड से देख लिया कि इसका HCF कितना है बेटा, दिस इज 4, है ना। अब हम यूज़ करेंगे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा वाली मेथड, ठीक है, जिससे कि हम अगेन HCF निकालेंगे, ठीक है। तो इससे आपको क्लैरिफिकेशन हो जाएगा कि हम ऐसा क्यों करते हैं। क्लियर है। तो शुरू करते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से HCF निकालने के लिए। अब यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से हमने HCF निकालना है तो क्या करेंगे हम, पहला काम हम 8 से यानी छोटी नंबर से डिवाइड करेंगे बड़ी वाली नंबर को, ठीक है। तो 8 1 जा 8 एंड माइनस करेंगे, दिस इज 4, ठीक है। अब हमने डिवाइड कब तक करना है, जब तक कि रिमाइंडर 0 ना आ जाए, ठीक है। अब ये 0 तो नहीं आया अभी, है ना, ये 0 नहीं आया। अब क्या करेंगे, जो रिमाइंडर है इससे हम डिवाइड करेंगे जो पहले हमारा डिवाइज़र था। डिवाइज़र वाज 8। जब ये रिमाइंडर 4 आया तो तब डिवाइज़र कितना था 8। तो अब हम इस 8 को डिवाइड करेंगे तो 4 2 जा 8। तो इसका मतलब अब 0 आ गया, है ना। अब 0 आ गया। अब इसी से हम समझेंगे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। उससे पहले एक बार हम ये देख लेते हैं, अगर हमने 6 को डिवाइड किया था 3 से, तो जो ये 3 है दिस इज डिवाइजर, है ना। और अगर 6 की बात करें तो दिस इज डिविडेंड। अगर इस 2 की बात करें तो दिस इज कोशेंट, है ना। और ये 0 जो ये है दिस इज रिमाइंडर। क्या है ये, रिमाइंडर। ठीक हो गया ना। अब देखिए जो हमें पता है अभी तक, हमें क्या पता है कि डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है बेटा, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, यही पता है ना हमें कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये हर किसी के लिए यूज होगा, चाहे वो कैसा ही डिवीजन हो, है ना। तो देखिए अगर हम डिविडेंड को ए बोल दें, क्या बोल दें, ए बोल दें, एंड डिवाइजर को बी बोल दें, एंड कोशेंट को क्यू बोलें, प्लस रिमाइंडर को आर बोल दें, तो ये कैसी फॉर्म बन गई बेटा, दिस इज ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, बन गई ना। और यही यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है। इसमें आपको क्या बोला गया है, जो ये आर है, आर के लिए कंडीशन दी गई है आपको, यानी जो रिमाइंडर है वो ऑलवेज लेस होगा डिवाइजर से। तो डिवाइजर इज बी, इसका मतलब डिवाइजर को हमने क्या बोला था, बी बोला था ना, तो जो रिमाइंडर है इट इज ऑलवेज लेस देन डिवाइजर। तो आर इज ऑलवेज लेस देन बी, ठीक है। और आर क्या हो सकता है, कैन बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब जो आर यानी रिमाइंडर जो बच रहा है वो या तो 0 हो सकता है या फिर 0 से बड़ा हो सकता है, ठीक है। पर आर कभी भी डिवाइजर से बड़ा नहीं होगा। डिवाइजर से बड़ा होगा तो अगेन क्या हो जाएगा, डिवीजन हो जाएगा उस पर। तो इसको समझ लेते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। हमने क्या बोला, जो रिमाइंडर होता है, अगर हम फर्स्ट वाले रिमाइंडर की बात करें, जब हमने 8 से इसको डिवाइड किया था, दिस इज 4 ना, तो अगर ये 4 यानी r इक्वल टू कितना मिला 4, और ये 4 क्या है बेटा, दिस इज लेस देन डिवाइजर, है ना। डिवाइजर से क्या है, लेस, यानी दिस इज लेस देन b इक्वल टू 8, है ना। कंडीशन सेटिस्फाई हुई। पर हमने ये प्रोसेस कब तक करना है, जब तक कि r 0 ना आ जाए। तो अब जो रिमाइंडर था उससे हमने इस डिवाइजर को दोबारा से डिवाइड किया, देन रिमाइंडर कितना मिल गया बेटा हमें 0। इसका मतलब हमने कब तक प्रोसेस करी थी, जब तक r इक्वल टू हमें 0 मिल गया, ठीक है ना। यानी कि ये इसके लिए एक कंडीशन है कि अगर a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर की फॉर्म में है तो r क्या है, ऑलवेज लेस देन b होगा, b इज डिवाइजर एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हो गया कि जो रिमाइंडर है वो क्या क्या हो सकते हैं, b से क्या हो सकते हैं बेटा, b से तो हमेशा क्या होंगे, छोटे होंगे और 0 से बड़े होंगे, ठीक है। 0 हो सकता है या फिर 0 से बड़ा, और b यानी कि डिवाइजर से छोटा, ठीक है ना। तो अगर इसकी बात करें हम, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए अगर फर्स्ट स्टेप कहाँ तक आया था बेटा, यहाँ तक, है ना। ये हमारा फर्स्ट स्टेप था ना, जब हमारा रिमाइंडर 4 मिला था। तो इसको अगर हम यूक्लिड डिवीजन लेमा से लिखेंगे तो कैसे लिखा जाएगा बेटा,
12 यानी कि 12 इक्वल टू 8 इंटू 1 प्लस 4, यही लिखेंगे ना। तो अगर इस फर्स्ट स्टेप की बात करें तो हमने इसको लिख लिया ऐसे, है ना। अब इसमें देखिए अगर ये 12 क्या है बेटा, हमने ए लेट किया था ना, डिविडेंड को हम ए बोल रहे थे एंड डिवाइजर को हम बी बोल रहे थे, इनटू अगर इसको क्यू बोलें तो प्लस दिस इज आर, यही फॉर्म है ना। अब देखिए क्वेश्चन आपको इस तरीके से मिलेंगे, जैसे यहाँ पे 8Q है ना, ये 8 इंटू क्यू इज 8Q, है ना। तो आपको क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे, तो आपको देखना है, ध्यान देना है। देखिए दिस इज 8 ना, इसका मतलब b कितना है बेटा, b इज 8, है ना। b कितना है, 8 है। और r क्या क्या हो सकता है आपको ये निकालना आना चाहिए, आपको इसीलिए यहाँ पे समझा रहे हैं, आपके क्वेश्चन आगे ऐसे ही आएंगे, ठीक है ना। b कितना है, 8, तो r कितना हो सकता है, हमने क्या बोला, r ऑलवेज लेस देन b, यानी b से कम होगा। तो अगर b 8 है तो r क्या होगा बेटा, r कैन बी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, ठीक है ना। 8 से कम होगा और 0 के इक्वल हो सकता है और 0 से बड़ा होगा, तो इसका मतलब आर ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। तो इसको आपने याद रखना है। तो यूक्लिड डिवीजन, लेमा और एल्गोरिदम आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, है ना। इसमें कुछ भी ऐसी बात नहीं है कि जो बिल्कुल अलग हो, ये सारी चीज़ें आपने जो पढ़ी हैं, डिवीजन आपने पढ़ा है, ठीक है, एल्गोरिदम आपने समझ लिया, लेमा समझ लिया, HCF निकालना आपको आता है। तो फाइनली हमें पता लगा कि यूक्लिड डिवीजन लेमा जो है वो केवल HCF निकालने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना। अब इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो इसमें हम लिखेंगे फॉर गिवन टू इंटीजर्स a एंड b, ठीक है, फॉर गिवन देयर एग्जिस्ट, हमने क्या बोला, फॉर गिवन इंटीजर a एंड b देयर एग्जिस्ट टू इंटीजर्स q एंड r सच दैट, ठीक है, देयर एग्जिस्ट टू इंटीजर्स ठीक है। तो हमने क्या बोला, फॉर गिवन इंटीजर a एंड b देयर एग्जिस्ट टू इंटीजर्स, या फिर बोल सकते हो टू यूनिक इंटीजर्स, क्या बोला जा सकता है, यूनिक, यानी कि वही इंटीजर वहाँ पे सुटेबल होंगे, ठीक है ना। तो देयर एग्जिस्ट टू यूनिक इंटीजर्स q एंड r सच दैट, कैसे होंगे, देखिए a इक्वल टू b इंटू क्यू प्लस आर, यानी a और b दो इंटीजर्स के लिए, q और r दो यूनिक इंटीजर ऐसे होंगे जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, और r जो है वो ऑलवेज लेस देन होगा b एंड ग्रेटर देन इक्वल टू होगा 0, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम की, ठीक है। अब इस एल्गोरिदम का यूज़ करते हुए हम एक एग्जाम्पल कर लेते हैं जिसपे कि हम HCF निकालना सीखेंगे, ओके। तो बेटा बात करेंगे एग्जाम्पल 1 के साथ, ठीक है। एग्जाम्पल 1 हमने बोला हुआ है, यूज़ यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम टू फाइंड HCF ऑफ 4052 एंड 12576, ठीक है। अभी हमने एक HCF निकालना सीखा था, 12 और 8 का हमने HCF निकाला था, जो कि हमने प्राइम फैक्टराइजेशन से भी निकाला और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम से भी निकाला था, ठीक है। और ज़्यादा क्लैरिफिकेशन के लिए हम एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं, ओके। हमें सबसे पहले देखना है कि कौन सी नंबर छोटी है, तो क्लियरली दिख रहा है 4052 इज़ लेस देन 12576, है ना। अभी अगर छोटी नंबर है तो छोटी नंबर से हम बड़ी नंबर को डिवाइड करेंगे, है ना। अब जो डिवीज़न के जो स्टेप है ना वो हम फेयर में नहीं करेंगे, वो हम रफ में करेंगे, और जो स्टेप्स होते हैं जो हम यूज़ कर रहे हैं उनको केवल फेयर में लिखेंगे, ओके। तो अब देखिए क्या बोला हमने, करना क्या है, हमें 4052 से डिवाइड करना है 12576 को। इसका मतलब ये हो गया हमारा डिवाइजर, दिस इज डिविडेंड, है ना। और अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स डिवीजन लेमा हमें क्या पता है कि a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है, जहाँ पे a क्या है, दिस इज डिविडेंड, है ना, और b इज डिवाइजर इनटू q इज कोशेंट प्लस रिमाइंडर, यही चीज़ें है ना। तो ये चीज़ आपको क्लियर है अगर, तो फिर हम इसको करते हैं, ठीक है ना। तो हमने हर जगह, यानी हम जब भी इसको डिवाइड करेंगे तो हमें इस वाली फॉर्म में इसको कन्वर्ट करके स्टेप्स के साथ लिखना है, ओके। तो
तो अगर आप यहाँ से ये 3 नंबर्स को कट करिए और इन 3 को, तो यहाँ 4 बचेगा, यहाँ 12, और ये कितने टाइम जाएगा, ये 3 जा रहा है, यानी कि 4 3 जा 12 होता है। तो हम ये पूरी नंबर 3 जा करेंगे तो ये नंबर के आसपास हमें मिलेगा, ठीक है ना। 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 1 कैरी आ गया, 3 4 जा 12, तो ये नंबर आई। अब इसको क्या करेंगे हम, माइनस, तो 6 - 6 इज 0, 7 - 5 इज 2, 5 - 1 इज 4, है ना। एंड ये हो गया हमारा 420, यानी रिमाइंडर हमको कितना मिल गया, 420। अब ये जो हमारा फेयर वाला काम है ना, हम इधर लिख लेते हैं इसको, ठीक है ना। तो करिए स्टेप 1, ठीक है। स्टेप 1 में हमने क्या किया, ठीक है। तो स्टेप 1 का हम काम लिखेंगे तो हमें इस फॉर्म पे लिखना है, ठीक है ना। ये क्या है, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम, और हम इसको बार बार यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम ना लिख के यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। अभी आप इसको पूरा लिखेंगे, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया शॉर्ट फॉर्म पे अभी, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। नाउ अब स्टेप की बात है कि हम कैसे लिखेंगे। तो देखिए बेटा, हमने क्या किया, सबसे पहले हमने क्या बताया था कि 4052 इज लेस देन 12576, है ना, यही बताया था। सो यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम, तो आपने यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम का यूज़ करने के लिए ये डिवाइड किया। अब करेंगे आप इसके अकॉर्डिंग, ठीक है ना। चेंजेस तो हमने लिखना है वो इसके अकॉर्डिंग लिखना है, ठीक है ना। तो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम का यूज़ करके हमें क्या मिला, 12576 इक्वल टू ये मिल गया आपको 4052 इंटू कोशेंट इज 3, ठीक है, प्लस रिमाइंडर इज 420, ठीक है। तो ये हमने चेंज कर लिया यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग। ये बात हो गई हमारे पहले स्टेप की जो हमने काम किया। अब हमने ये काम कब तक करना है, जब तक कि रिमाइंडर 0 ना आ जाए। अभी रिमाइंडर कितना है, 420, इसका मतलब हमें और दोबारा डिवाइड करना है। अब 420 से हम डिवाइड करेंगे 4052 को, जो इसका डिवाइज़र है ना। तो करिए 4052। अब इसमें दिक्कत तो नहीं है ना, देखिए जो रिमाइंडर आएगा उससे हमको डिवाइड करना है, रिमाइंडर से हमको डिवाइड करना है। जो डिवाइज़र था, जब वो रिमाइंडर आया ना, तो उस टाइम पे डिवाइज़र जो था उसको हमने डिवाइड करना है। अब तो अब डिवाइड करिए, देखिए अगेन हम इन 2 नंबर्स को कट करें अगर, तो 4 9 जा 36 होता है, तो 9 जा चेक कर लेते हैं हम, ठीक है ना। तो 9 0 जा 0 एंड 9 2 जा 18, 1 कैरी आ गया, 9 4 जा 36 और 1 37, तो माइनस करेंगे से, दिस इज 2, 15 - 8 इज 7, ये 9 9 - 2 7 इज 2, है ना। ये 3 - 3 इज 0, तो रिमाइंडर अगेन हमें क्या मिल गया बेटा, दिस इज 272। तो अब हम सेकेंड स्टेप को भी लिख लेंगे, स्टेप 2, है ना। स्टेप 2 हमने कब यूज़ किया था, जब r इक्वल टू कितना मिला था हमें, 420, है ना, एंड r इज़ नॉट इक्वल टू 0, है ना। ये क्या था, r 420 था और r क्या है, 0 के इक्वल नहीं था, इसीलिए हमने यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम, जब r इक्वल टू 0 नहीं मिला तो हमने अगेन क्या किया, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम यूज़ किया। फॉर कौन कौन सी नंबर्स के लिए यूज़ किया बेटा, 420 एंड 4052, ठीक है। तो ये बात हो गई कि हमने यूक्लिड एल्गोरिदम किसके लिए यूज़ किया, इसके लिए, ठीक है ना। तो अब क्या हुआ, यूज़ किया जब हमने एल्गोरिदम, तो नंबर कैसे कन्वर्ट हुई, 4052 इज इक्वल टू 420 इंटू कोशेंट इज 9, है ना, प्लस रिमाइंडर कितना मिला, 272, ठीक हो गया। तो ये बात हो गई हमारे सेकेंड स्टेप की, क्लियर हुआ ना। अब देखिए यहाँ अगेन हमें r इक्वल टू 0 नहीं मिला है, तो स्टेप 3 में हम यही बात करेंगे, सिंस r इज़ नॉट इक्वल टू 0, है ना, कितना है, r इक्वल टू कितना मिल रखा है हमें, 272, ठीक है। तो आप सीधा ये लिख सकते हैं कि r इक्वल टू 0 नहीं है, सो वी विल यूज़ यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम फॉर, अब किसके लिए यूज़ करेंगे बेटा, अगर ये 272 रिमाइंडर बच गया है तो अब इससे हम डिवाइड करेंगे जो इसका डिवाइज़र था, जब ये रिमाइंडर आया तो ये डिवाइज़र कितना था, 420, है ना। अब स्टेप क्लियर हो गए होंगे ना। तो इसको हम डिवाइड करेंगे, तो यूज़ किसके लिए किया हमने, 200, तो यूज़ किसके लिए किया, 272 एंड दूसरी नंबर कितनी है, 420, क्लियर हुआ ना। तो अब उसके बाद क्या बनेगा, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम यूज़ करके वो हम डिवाइड करके पता करेंगे, क्योंकि हमें अभी कोशेंट की ज़रूरत है ना। तो 272 से ये 1 जा जाएगा 72। अब देखिए 10 - 2 इज़ 8,
ये हो गया आपका 11 माइनस 7 इज़ 4 है ना, और ये हो गया 3 माइनस 2 इज़ 1। तो ये नंबर कितनी मिली बेटा हमें 148 है ना, 148 नंबर मिली। अगेन यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं है, यानी स्टेप और आगे जाएगा। अब लिख लेंगे हम ये यूज़ करके, हमें 420 जो ये नंबर थी ये कैसी मिल गई बेटा 272 इंटू कोशेंट इज़ 1 प्लस रिमाइंडर इज़ 148। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारे थर्ड स्टेप की। अब अगेन रिमाइंडर इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी कि स्टेप 4। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोलेंगे सिंस r इज़ नॉट इक्वल टू 0, क्या है r कितना मिला हमें, r इक्वल टू 148। ठीक है, सो यूजिंग या फिर वी विल यूज़ बोल दीजिए यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम फॉर कौन कौन सी नंबर्स के लिए यूज़ करेंगे अब 148 एंड 272। ठीक हो गया ना, तो 148 एंड 272 ठीक हो गया। तो इन 2 नंबर्स के लिए हम यूज़ करके देखेंगे। अब इसको डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 1 जा 148 है ना, 12 माइनस 8 इज़ 4, दिस इज 6 माइनस 4 इज़ 2, तो ये बन गया 2 माइनस 1 इज़ 1, यानी 124। अब इसको लिख लेंगे हम कि 272 इक्वल टू 148 इंटू कोशेंट इज़ 1 प्लस रिमाइंडर इक्वल टू 124। तो ये बात हुई हमारी स्टेप 4 तक की। ठीक है, अब देखिए यहाँ 124 है, अगेन रिमाइंडर इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो स्टेप 5 भी चलेगा सिंस r इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो r कितना है, दिस इज़ 124 है ना। अब हम किसके लिए यूज़ करेंगे 124 और 148 के लिए, यानी अब हम 124 को डिवाइड करेंगे 148 से। ठीक है, वहाँ पे स्पेस नहीं है ना, तो इधर कैरी कर लेंगे। ओके, तो अब हम इन 2 नंबर्स के लिए इसे यूज़ करेंगे, क्लियर है ना। तो अब हम डिवाइड करेंगे 124 से 148 को, तो देखिए ये जाएगा 1 जा, दिस इज़ 124, माइनस करेंगे 8 माइनस 4 इज़ 4, 4 माइनस 2 इज़ 2, तो अगेन हमें कितना रिमाइंडर मिल गया है 24। अब इस स्टेप को लिख लीजिए, हम क्या करेंगे, हमने किसके लिए यूज़ किया, सो वी विल यूज़ यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम फॉर कौन कौन से नंबर के लिए 124 और 148 के लिए हमने यूज़ किया है ना। तो क्या मिला हमें, ये स्टेप हम करेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग। तो 148 इक्वल टू 124 इंटू कोशेंट इज़ 1 प्लस रिमाइंडर इज़ 24। तो ये बात हो गई हमारे 5 स्टेप्स तक की। ठीक है, पर अभी भी हमें क्या है, रिमाइंडर 0 नहीं मिला है। तो देखिए इसको और हम करेंगे, तो 24 से हम डिवाइड करेंगे 124 को। ठीक है, तो 24 से अगर डिवाइड करोगे तो ये जाएगा 5 जा, ठीक है, 5 4 जा 20, 2 कैरी, 5 2 जा 10 और 2 12। तो अब इसको माइनस करेंगे तो 4 है ना, तो कितना मिला 4। अब इस स्टेप को हम लिखेंगे कौन से स्टेप में बेटा, दिस इज स्टेप 6। तो इसको हम स्टेप्स के साथ लिख लेंगे 124 इक्वल टू 24 इंटू 5 प्लस 4। ठीक है, अब ये वाली थ्योरी आप लिखेंगे कि r 0 नहीं था, यानी कि r कितना था इस केस में, r इक्वल टू 24। ठीक है ना, r इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये बात हो गई आपके इस स्टेप की, तो हमने ये यूज़ किया। ठीक है, अब हम अगेन इसको यूज़ करेंगे, तो 4 से हम डिवाइड करेंगे इस 24 को, है ना, 4 6 जा 24, और यहाँ हमें रिमाइंडर मिल गया 0। ठीक है ना, तो अब देखिए यहाँ पे हमें रिमाइंडर कितना मिल गया बेटा, 0 मिल गया है। तो अब हम इसको यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, अब हम यहीं पर स्टॉप कर लेंगे अपनी प्रोसेस। तो अब हम लिख लेंगे स्टेप 7। ठीक है, 7 स्टेप की बात करें तो हमने क्या यूज़ किया है बेटा, यहाँ पे 24 इक्वल टू 4 इंटू 6 प्लस 0, यानी कि यहाँ हमें रिमाइंडर 0 मिल गया। और जब हमें रिमाइंडर 0 मिला तो तब हमारा डिवाइज़र क्या था, दिस इज़ 4। इसका मतलब जो ये 2 नंबर्स थी इनका HCF हमें कितना मिल गया, HCF इक्वल टू 4। ठीक है, तो इन 2 नंबर्स का HCF हमें मिला 4। पर एक गौर करने वाली बात ये है कि हमने जितने भी स्टेप्स यूज़ किए, अगर स्टेप 1 की बात करें तो इन नंबर्स का HCF 4 मिला हमें, है ना। अगर सेकंड स्टेप की बात करें तो इन 2 नंबर्स का, यानी कि 420 एंड 4052, इनका HCF भी 4 होगा। ठीक है, और अगर थर्ड स्टेप की बात करें तो इन 2 नंबर्स का HCF भी 4, यानी हर स्टेप में जो 2 नंबर्स हैं उनका HCF भी कितना होगा, 4 ही होगा। ठीक है, होपफुली ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया होगा, है ना। आपको केवल ये स्टेप्स शो करने हैं, आप इसको रफ में करें तो ज़्यादा
बेहतर होगा, ठीक है ना, क्योंकि आपकी जो बुक में भी है, एनसीईआरटी बुक में, वो स्टेप्स इसी के अकॉर्डिंग शो किए गए हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से आप इसको शो कीजिएगा, ओके। तो स्टूडेंट्स करते हैं अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल 2। तो बेटा शुरू करेंगे विद एग्जाम्पल 2, ठीक है। एग्जाम्पल 2 में आपको बोला गया है शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q, ठीक है। इवन इंटीजर जो है वो 2q की फॉर्म में होता है बोला गया है, एंड दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q प्लस 1। इवन इंटीजर 2q की फॉर्म में होता है बताया इन्होंने, और ऑड इंटीजर 2q प्लस 1 की फॉर्म में होता है, वेयर q इज सम इंटीजर। ये जो q लिखा हुआ है ना, दिस इज सम इंटीजर, वो कोई भी इंटीजर हो सकता है। यानी कि अगर इवन इंटीजर की बात करें तो दीज आर 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन, है ना। और अगर ऑड इंटीजर्स की बात करें तो क्या होंगे 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन, है ना। तो यही तो होता है इवन इंटीजर और ऑड इंटीजर। तो इन्होंने बोला जो ये इवन इंटीजर हैं इनको हम 2q की फॉर्म में लिख सकते हैं, और ऑड इंटीजर्स को हम 2q प्लस 1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। और q क्या है यहाँ पर, जो ये q है, q इज सम इंटीजर, यानी कोई भी इंटीजर हो सकता है, ठीक हो गया। अब देखिए हम सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे। हमने दिखाना है कि जो भी, यानी अगर हम 2 की बात करें तो 2 इवन नंबर है, ये 2q की फॉर्म में होता है, 4 है तो ये भी 2q की फॉर्म में होता है। तो शुरू करते हैं सॉल्यूशन। हमने बोल दिया लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। हमने क्या बोला, लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। अब बात करेंगे यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम बोलिए या फिर लेमा बोलिए, ठीक है, ठीक है। तो या फिर आप यूक्लिड्स डिवीजन लेमा बोलिए या एल्गोरिदम बोलिए। तो यहाँ से हमें क्या पता है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और r इज लेस देन b एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये कंडीशन हमें पता है ना। तो अब देखिए बेटा, अगर हम इवन नंबर्स की बात करें तो इन्होंने बताया दिस इज इन द फॉर्म ऑफ 2q, है ना। तो देखिए अगर हम बात करें इस फॉर्म की 2q, अगर यहाँ से कंपेयर करो तो b इक्वल टू कितना है, 2 दिख रहा है। तो हमने लेट क्या किया था बेटा, लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b इज इक्वल टू 2। b को हमने क्या मान लिया, 2। अभी 2 मानने का रीज़न यही है कि जो ये फॉर्म दे रखी है हमें 2q की फॉर्म में है, यानी bq एंड दिस इज b एंड q। तो इसका मतलब b इक्वल टू कितना है, 2 है। अगर b 2 है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, सिंस b इक्वल टू 2, तो r की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकते हैं बेटा। देखिए b कितना है इस केस में, 2, है ना, दोनों केसेस में b इज 2। अब r की क्या पॉसिबल वैल्यू हो सकती है फॉर b इक्वल टू 2, r इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू b, सॉरी ऑलवेज लेस देन b, है ना। r अगर b से छोटा है तो इसका मतलब है 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, केवल 2 पॉसिबल वैल्यूज़ हैं इसकी, है ना। अगर r की ये 2 पॉसिबल वैल्यूज़ हैं तो यहाँ अगर हम वैल्यू रखते हैं a, तो हमने बोल दिया कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर है, वो इवन भी हो सकता है, ऑड भी हो सकता है। अब हमने इवन को दिखाना है इस फॉर्म पे और ऑड को दिखाना है इस फॉर्म पे, है ना। तो शुरू करते हैं इस वाले फॉर्मूले पे रखेंगे हम, तो क्या बन जाएगा बेटा, a इक्वल टू, अगर हम r इक्वल टू 0 रखें तो हमको किस फॉर्म पे मिलेगा, देखिए r 0 और b 2 रखना है, यानी 2q प्लस 0, यानी कि ये क्या बन गया, 2q बन गया, है ना। अगर हम 1 की बात करें तो a इक्वल टू क्या बनेगा, 2q प्लस 1, यानी कि ये क्या बन गया, 2q प्लस 1 की फॉर्म मिल गई हमें। तो फाइनली हमें क्या मिला बेटा, a इक्वल टू 2q मिला और a इक्वल टू 2q प्लस 1 मिला। इसका मतलब जो ये गिवन चीज़ें हैं, हमको इवन नंबर हमने जो 2q की फॉर्म में लिखा और ऑड को 2q प्लस 1 की फॉर्म में लिखा। तो जब हमने इस वाली चीज़ को हमने फॉर्मूले में रखा, है ना, ये चीज़ क्या थी बेटा, देखिए अगर हमको गिवन है b इक्वल टू 2, तो ये b इक्वल टू 2, और b इक्वल टू 2 के लिए r की केवल 2 ही वैल्यूज़ होती हैं, और इन वैल्यूज़ को जब हमने यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में पुट किया तो हमें केवल 2 ही चीज़ें मिली, और ये चीज़ें क्या हैं, ये दोनों। अब आप देखिए अगर किसी भी नंबर को हम 2 के मल्टीपल की फॉर्म में लिखते हैं, ये 2q क्या है, 2 इंटू q, अगर हम 2 के मल्टीपल की फॉर्म में लिख पा रहे हैं इसका मतलब क्या है, इवन नंबर है। इसका मतलब ये तो हमने शो कर दिया इवन नंबर को हम 2q की फॉर्म में ही लिख पा रहे हैं।
2 इंटू क्यू, देखिए क्यू क्या बोला था उन्होंने, कोई भी इंटीजर हो सकता है। आप किसी भी इंटीजर को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इवन ही आएगा, है ना, इवन आएगा। तो इसका मतलब इवन का जो रिप्रेजेंटेशन है वो हमने दिखा दिया 2q का है, ठीक है। अब अगर बात करें इसकी, अगर ये इवन है 2q, उसमें आप 1 ऐड कर देंगे। आप किसी भी इवन इंटीजर में अगर 1 ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ऑड इंटीजर। इसका मतलब ये कैसा हो गया बेटा, दिस इज ऑड। अगर आप नहीं समझे हैं तो आपके लिए एक और तरीका मैं बता रही हूँ। देखिए अगर बात की जाए, ये क्या है 2, यानी कि जब भी हम नंबर को डिवाइड करते हैं, जैसे हमने 2 से डिवाइड किया 4 को, है ना, तो 2 2 जब 4 होता है और ये 0 हो गया, तो यानी हम डिविडेंड को हम क्या बोल रहे थे बेटा, a इक्वल टू ये डिवाइज़र इंटू कोशेंट, है ना, डिवाइज़र को हम b बोल रहे थे, इंटू कोशेंट q प्लस रिमाइंडर r, इस फॉर्म पे लिखते हैं नाम, यानी a इक्वल टू बी क्यू प्लस r की फॉर्म में लिखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे b इक्वल टू कितना है बेटा, 2 है, यानी कि हमने डिवाइड किससे करना है, 2 से डिवाइड करना है। अब इवन नंबर्स की बात करते हैं, जैसे हमने 2 से डिवाइड कर दिया 2 को, तो 2 1 जा 2, रिमाइंडर इज 0। इसको कैसे लिख पाएंगे हम बेटा, 2 इंटू 1 प्लस 0, यानी 2 इक्वल टू, यानी 2 को हमने किस फॉर्म पे लिखा, 2 इंटू 1 प्लस 0। अगर हम बात करें 2 से हमने डिवाइड कर दिया 4 को, दूसरी इवन नंबर है ना ये, इसको हम डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4, रिमाइंडर इज 0। तो इस 4 को हम कैसे लिख पाए, 2 इंटू 2 प्लस 0 की फॉर्म पे लिख पाए ना। ऐसे अगर हम 6 को डिवाइड करेंगे 2 से, 2 3 जा 6, ये रिमाइंडर आ गया 0, तो ये 6 को हम कैसे लिख पाए, 2 इंटू 3 प्लस 0 की फॉर्म में लिख पाए ना। तो देखिए अगर हम बात करें, ये इवन नंबर a है ना, ये भी इवन नंबर, ये भी इवन नंबर, यानी अगर इसको हम a बोल दें, इवन नंबर, ठीक है, दिस इज एनी पॉजिटिव इवन नंबर, इक्वल टू, देखिए ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है, दिस इज 2। अब इस 1 को देखिए, ये 2, ये 3, दीज ऑल नंबर्स आर इंटीजर्स, तो इसको हम बोल देंगे q, ठीक है। और उसने बोला भी था कि q कोई भी एक इंटीजर हो सकता है, यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, प्लस 0, यानी कि अगर ना भी लिखें तो ठीक है। अब देखिए एक है इवन पॉजिटिव इंटीजर है, इवन याद रखो, ठीक है ना, इवन पॉजिटिव इंटीजर को हमने शो कर दिया 2q की फॉर्म पे, यही तो शो करना था ना हमें। तो ये बात हो गई आपके समझने के लिए केवल, ठीक है ना, ये केवल समझने के लिए है। जो प्रूफ है आपको जो लिखना है वो इस तरीके से लिखना है। सिमिलरली आप ऑड के लिए भी समझ सकते हैं, ठीक है। ऑड नंबर्स 1 3 5 है ना, अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे 3 को, ठीक है, तो 2 1 जा 2 और रिमाइंडर आया 1, यानी 3 को आप कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 1 प्लस 1 की फॉर्म पे, है ना। अगर आप 5 की बात करें, 2 से आपने डिवाइड किया, 2 2 जा 4, माइनस करेंगे 1, तो 5 को किस फॉर्म पे लिख पाए आप, 2 इंटू 2 प्लस 1, ठीक है ना। अब देखिए अगर 3 की बात करें, ये ऑड है, ये भी ऑड है, तो हमने कोई भी ऑड नंबर बोल दी, हमने ऑड पॉजिटिव इंटीजर बोल दी a, ठीक है ना, हमने यहीं लेट कर लिया था ना, a भी एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो ये कोई भी एक ऑड पॉजिटिव इंटीजर, अभी ऑड की बात चल रही है इसीलिए ऑड, ठीक है। तो a इक्वल टू 2 इंटू, अब यहाँ 1 है, देखिए 2 इंटू के बाद यहाँ 2 है ना, इसका मतलब कोई भी इंटीजर आएगी जो कि q, हमने बोल दी थी कि q इज़ एनी सम, या फिर बोल सकते हैं q इज सम इंटीजर या q इज एनी इंटीजर, ठीक है। तो 2q प्लस, देखिए प्लस के बाद यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यानी जितनी भी ऑड नंबर्स आप लिखेंगे वो a इक्वल टू 2q प्लस 1 की फॉर्म में होंगी, और इवन नंबर्स की बात करें तो वो a इक्वल टू 2q की फॉर्म में होंगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेकंड वाले एग्जाम्पल का सॉल्यूशन। होपफुली ये समझ आया होगा आपको, है ना। नाउ वी विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो बेटा बात करेंगे आपके थर्ड एग्जाम्पल की। ये सेकंड वाले एग्जाम्पल की तरह ही है, ठीक है। इसमें बोला गया है शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, यहाँ पे केवल ऑड इंटीजर की बात हुई है, ठीक है। उसको आप किस फॉर्म पे दिखा सकते हैं, इज ऑफ द फॉर्म 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3। तो आप पॉजिटिव ऑड इंटीजर को कैसी फॉर्म पे दिखा सकते हैं, बोला इन्होंने केवल 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 की फॉर्म पे। अब देखिए आपको पहले से नंबर दे रखी है 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3, है ना। अब लेट कर लेंगे, लेट a बी एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। ठीक हो गया, तो ये बात हो गई, हमने लेट कर लिया कि a कोई भी एक ऑड पॉजिटिव इंटीजर है एंड q इज सम इंटीजर,
और क्यू क्या है, कोई भी एक इंटीजर हो सकता है, ठीक है। उसके लिए आपकी कोई कंडीशन नहीं है कि वो 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा या कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अगर बात करें ऑड इंटीजर्स की तो ये क्या होता है 1, 3, 5, 7 है ना, 9 एंड सो ऑन, यही होता है ना। अब देखिए आपको पहले से कंडीशन गिवन है 4q + 1, तो इसका मतलब b इक्वल टू कितना है बेटा, दिस इज b ना, b इक्वल टू कितना है 4 है ना। ये कैसे लिखा हमने, हम बात कर लेते हैं पहले, सिंस यूक्लिड्स डिवीजन लेमा तो क्या होता है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, दिस इज a इक्वल टू BQ + r वेयर r इज लेस देन b एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यही तो है ना यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो अब देखिए अगर इससे इसको कंपेयर करते हैं इन दो नंबर्स को तो हमें क्लियरली दिख रहा है कि हियर b इक्वल टू 4 दिख रहा है ना, b इक्वल टू 4 BQ + r की फॉर्म पे है ना, BQ + r। और जो ये नंबर a है ये कोई भी एक ऑड इंटीजर हो सकती है, ये हमने लेट कर लिया। अब देखिए अगर b इक्वल टू 4 है तो इसके r क्या क्या हो सकते हैं, b इक्वल टू 4 के लिए r क्या होता है हमेशा लेस देन b, यानी कि 4 से छोटा और 0 से बड़ा और 0 के इक्वल भी हो सकता है, तो 0, 1, 2, 3। तो r की वैल्यूज़ क्या क्या हो सकती हैं, यानी रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है यहाँ पे 0, 1, 2 एंड 3 है ना। जब b क्या है बेटा, b इज डिवाइजर, तो डिवाइजर से हमेशा छोटा होता है रिमाइंडर, तो रिमाइंडर की वैल्यूज आ सकती हैं या तो 0 या 1 या 2 या 3। अगर 4 आएगा तो फिर 4 1 जब 4 हो जाएगा है ना, तो 0 आ जाएगा रिमाइंडर। इसका मतलब ये बातें आप समझ रहे हैं है ना। तो अब देखिए b की वैल्यू ये है और r की वैल्यू ये है, तो इसको हम पुट करेंगे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में, ठीक है। तो इससे यानी r की इन वैल्यूज़ के लिए हमको a क्या क्या मिल सकता है, a यानी कि कोई भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर, तो a क्या मिल सकता है अगर बात करें r इक्वल टू 0 की, ठीक है, फॉर r इक्वल टू 0, ठीक है। a इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, b इज 4 × q + 0, यानी कि a इक्वल टू हमें मिल गया 4q, ठीक है। अब देखिए हम बात करेंगे r इक्वल टू 1 के लिए, तो a इक्वल टू क्या मिलेगा बेटा 4q + 1, ठीक है। r इक्वल टू 2 के लिए बात करें तो a इक्वल टू 4q + 2, r इक्वल टू 3 की बात करें तो a इक्वल टू 4q + 3। ये सारी वैल्यूज़ हमने कहाँ पे रखी है, इस वाली इक्वेशन पे। अब देखिए अगर बात करें r इक्वल टू 0 के लिए a इक्वल टू कितना मिला है 4q, और इस 4q को आप क्या लिख सकते हैं 2 × 2q लिख सकते हैं। तो अगर हम बात करें इस 2q की है ना, 2 × 2q यानी ये 2 × हो गया, यानी कोई भी नंबर अगर उसका फैक्टर 2 है इट मीन्स वो क्या है, एक इवन नंबर। ये तो क्या मिल गई हमें, इवन नंबर है ना। अगर ये 2 × कुछ है इसका मतलब ये 2 से डिवाइड होगी ही होगी, इसका मतलब ये हो गई इवन नंबर। अब इसकी अगर बात करें, अगर 4q को देखें तो 4q इवन है ना। इवन में अगर 1 ऐड करोगे तो मिल जाएगा हमको ऑड, इसका मतलब ये नंबर हमें कैसी मिली है बेटा, दिस इज ऑड नंबर है ना। अब अगर इसकी बात करें r इक्वल टू 2 के लिए a मिला हमें 4q + 2, तो देखिए यहाँ पे 2 कॉमन आएगा दोनों में, तो ये हो जाएगा 2q + 1। अब इस 2q + 1 को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर पा रहे हैं, यानी एक फैक्टर हमारा 2 आ रहा है, इसका मतलब ये अगेन इवन है, यानी ये क्या है, इसको हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, इसका मतलब ये हो गया हमारा इवन नंबर। कैसी नंबर, इवन नंबर। अब इसकी बात करते हैं, यहाँ पे 4q तो इवन है +3, यानी किसी भी इवन में अगर आप 3 ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा ऑड नंबर, इसका मतलब ये हो गई हमारी ऑड नंबर। तो देखिए बेटा आपको b इक्वल टू 4 के लिए r की क्या थी पॉसिबल वैल्यूज़ ये, और अगर हमने r की ये वैल्यूज़ पुट करी तो हमें ऑड के लिए केवल ये 2 नंबर्स मिली, यानी a इक्वल टू आपको 4q + 1 और a इक्वल टू 4q + 3, यानी ये 2 आपकी ऑड हैं। तो ऑड नंबर को हमने केवल इस फॉर्म पे ही दिखा पाया, ठीक है ना। ये a क्या है, कोई भी ऑड इंटीजर हो सकती है, ठीक है, क्लियर हो गया ना। अब ऐसे ही आपके क्वेश्चंस एक्सरसाइज में भी आएंगे, ठीक है। आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है, केवल आपको देखना है कि यहाँ पे आपने लेट कर लेना है ए कोई भी एक ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, इवन की बात हुई है तो इवन पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। और क्यों तो आपको बताया गया कि वो कोई भी इंटीजर हो सकता है। नाउ आपको देखना है कि क्वेश्चन किस फॉर्म पे है, 4q + 1 है या पे 4q + 3 है, यानी q के q का जो कोफिशिएंट है दिस इज b, ठीक है ना। तो b आपने लिख लिया, तो r की वैल्यूज आप उससे छोटी निकाल सकते हो यहाँ से, तो वैल्यूज को पुट करोगे यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम में, देन आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, सो वी विल मूव ऑन टू अवर 4th एग्जाम्पल।
सो स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट एग्जाम्पल इज एग्जाम्पल नंबर 4। इसमें बात की गई है एक स्वीट सेलर की, ठीक है। स्वीट सेलर के पास 420 काजू बर्फीज एंड 130 बादाम बर्फीज. She wants to stack them in such a way that each stack has the same number and they take up the least area of the tray. ठीक है, अब एक स्वीट सेलर है, ठीक है, उसके पास क्या है, 420 काजू बर्फीज़ है और 130 बादाम बर्फीज़ है. उसने प्लेस करना है इनको एक ट्रे में, ठीक है. अब ट्रे में प्लेस करना है तो किस तरीके से उसने प्लेस करना है कि वो जो बर्फीज़ है, दोनों टाइप की बर्फीज़, वो कम से कम एरिया ऑक्यूपाई करें, ठीक है. और उसने क्या करना है, उसने बोला कि उसको एक स्टैक बनाना है, यानी एक के ऊपर एक ऐसे रखते हुए, जैसे आप बुक्स को एक के ऊपर एक रखते हैं ना. और वैसे भी आपने स्वीट सेलर के यहाँ देखा होगा कि मिठाइयों को किस तरीके से स्टैक करके वो एक के ऊपर एक रखते हैं, है ना. अब देखिए, अगर मिठाई को हम ऐसे फैला देंगे, एक एक करके रखेंगे तो बहुत सारी प्लेट्स को ले सकती है जगह, है ना. पर क्या करना है, जो 420 काजू बर्फीज़ हैं उनको आपने एक के ऊपर एक स्टैक करते हुए रखना है. और बात क्या है कि हर स्टैक में, यानी एक के ऊपर आपने अगर सपोज 5 बर्फीज़ रखी तो हर स्टैक में यानी हर लाइन में आपको 5 बर्फीज़ रखती जानी है, ठीक है. जैसे हमने ये रखी है बर्फ़ी, इसके ऊपर एक और बर्फ़ी, फिर बर्फ़ी, यानी एक बर्फ़ी के ऊपर एक, फिर ऐसे ऐसे करके स्टैक हमको ऊपर की तरफ बढ़ाना है. समझ रहे हैं ना, जैसे हम एक के ऊपर एक बुक्स को रखते हैं वैसे ही. तो आपको बताना है कि what is the number of that can be placed in each stack for the purpose. यानी कि आपने काजू की बर्फ़ी और बादाम की बर्फ़ी आपने स्टैक में कितनी स्टैक बना के रखी, यानी कितनी कितनी बर्फीज आपने ऊपर को रखी कि उसने लीस्ट एरिया लिया, ठीक है. और हर स्टैक में यानी हर लाइन के स्टैक में इक्वल नंबर ऑफ बर्फीज थी, ठीक है. तो अब देखिए, आपको इसके लिए क्या करना होगा, 420 और 130, यानी कि काजू की बर्फ़ी का स्टैक भी उतना ही होना चाहिए. सपोज ये बर्फ़ी का स्टैक हम इस तरीके से बना देते हैं, ठीक है. अब काजू की बर्फ़ी आपने ये वाले स्टैक में रख ली है ना, इस तरीके से, यानी कि 2 2 4 6, यानी 6 रख ली. ये सपोज प्लेट है, काजू की हमने इस तरीके से लाइन के ऊपर 5 का स्टैक बना दिया. तो सिमिलरली काजू की है और बादाम की भी हम 6 के स्टैक में ही रखेंगे. समझ रहे हैं ना, 4 5 6, यानी इसी तरीके से 6 का स्टैक बनेगा. 6 काजू की बर्फ़ी और 6 ही इसकी बर्फ़ी. अब 6 तो हम बोल रहे हैं, आपको यही नंबर निकालने कि कितनी बर्फीज आप इस स्टैक में रख सकते हैं. तो देखिए, काजू की है 420 और बर्फ़ी जो बादाम की है दिस इज़ 130. तो क्या करेंगे बेटा, सेम स्टैक निकालना है, यानी कि हमको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है. इसका हाईएस्ट हम कितने स्टैक्स तक रख सकते हैं, यही तो निकालना है हमने. तो 420 और 130 का हम क्या निकाल देंगे, HCF, ठीक है. तो शुरू करते हैं, ठीक है. हमने कौन सा करना है बेटा, यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिदम, ठीक है, बाय यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिदम, ठीक है. स्टेप 1 पे हम क्या करेंगे, 420 को डिवाइड करेंगे 130 से, जो छोटी नंबर है ना, इससे डिवाइड करेंगे हम हमेशा, ठीक हो गया ना. तो देखिए, 130 से आप डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 3 जा 3 0 0, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3. तो माइनस करेंगे, ये 0 हो गया, दिस इज 12 माइनस 9 इज 3, है ना. और 3 माइनस 3 इज 0, यानी 30 हमारा रिमाइंडर बच गया. तो इसको कैसे लिखेंगे बेटा, फर्स्ट स्टेप में 420 इक्वल टू 130 इंटू 3 प्लस 30, है ना. अब यहाँ पे हम बताएंगे, सिंस r इज नॉट इक्वल टू 0, सो वी विल यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम फॉर 420 एंड 130, ठीक है. अब ऐसे स्टेप्स को आप यूज़ करेंगे, लिखने का काम अब आपका है, ठीक है. अब इसको हम कर लेते हैं डिवाइड. तो 30 से डिवाइड किया 130 को, तो ये कितना टाइम जाएगा, 4 जा 4 0 0, 4 3 जा 12. अब माइनस करिए, दिस इज 10, तो 10 आ गया. अब इस स्टेप को आप स्टेप 2 में लिखेंगे, 130 इक्वल टू 30 इंटू 4 प्लस 10, ठीक है. प्रॉपर स्टेटमेंट के साथ लिखा जाएगा, ठीक है. ये स्टेटमेंट है. स्टेप 2 पे आप ये लिखेंगे. अगेन r इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो डिवाइड करेंगे हम 30 को, तो 10 3 जा 30. अब मिल गया हमें रिमाइंडर 0. इसका मतलब रिमाइंडर हमको 0 कब मिला, जब हमने 10 से डिवाइड किया. इट मीन्स HCF कितना आ गया बेटा, HCF इक्वल टू हो गया हमारा 10. और यही क्या है, दिस इज़ द नंबर ऑफ स्टैक्स, ठीक है. यही वो नंबर ऑफ स्टैक है जिसमें कि शॉपकीपर यानी जो स्वीट सेलर है वो मिठाइयों को अपना स्टैक करके रखेगा, ठीक है. जो बर्फीज हैं उनको 10 के स्टैक में रखेगा, यानी एक के ऊपर एक ऐसे करते करते 10 बर्फीज एक स्टैक में आएंगी. ओके, होपफुली दिस इज क्लियर टू यू, है ना स्टूडेंट्स.
तो स्टूडेंट्स, इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल and hit the bell icon for more updates. So students, we will meet in next video with exercise questions. Okay, till then take care and bye bye.